नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र 2017 के आज के सफर में। मैं हूं आपके साथ दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश सरकार के काम के दावे पर कसा तंज। रैलियों में बीजेपी अध्यक्ष का पहले 2 चरणों में भारी जीत का दावा। अखिलेश यादव ने दी सफाई, कहा पार्टी को बचाने के लिए उठाए सख्त कदम। राहुल गांधी ने नोटबंदी और काले धन पर केंद्र सरकार को फिर घेरा। अयोध्या में जोर शोर से उठ रही विकास की मांग। सफाई, सड़क और रोजगार समेत बुनियादी सुविधाओं की कमी बना बड़ा चुनावी मुद्दा। मणिपुर में दूसरे दौर की 22 सीटों के लिए नामांकन का काम पूरा। 17 फरवरी को पर्चों की जांच, 20 तारीख तक नाम वापसी। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैलियों का सिलसिला बढ़ाते हुए गुरुवार को 2 रैलियां की। उन्होंने हरदोई और बाराबंकी में विरोधी दलों पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा अखिलेश सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए और उनके विकास के दावे पर तंज कसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को हरदोई और बाराबंकी में रैली की। नरेंद्र मोदी ने खराब कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर हमला बोला। अखिलेश के काम और विकास के दावे पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि यूपी में जो भी ऊपर उठने की कोशिश करता है उसे साल भर के भीतर कुचल दिया जाता है। प्रधानमंत्री ने खुद को यूपी का गोद लिया बेटा बताया। चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, पूरे उत्तर प्रदेश का विकास कैसे हो, इस पर कभी सोचा नहीं गया। बाराबंकी की रैली में प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का विकास सिर्फ बीजेपी सरकार ही कर सकती है। उन्होंने विरोधी दलों पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बगैर यूपी के विकास के देश का सही विकास संभव नहीं। उत्तर प्रदेश के हर कोने में एक भयंकर नफरत का माहौल नजर आ रहा है। तो जरा समय निकाल करके सोचिए कि 5 साल में ऐसा क्या किया आपने कि उत्तर प्रदेश में आपके प्रति इतनी नफरत पैदा हुई है। जरा हिसाब लगाइए। प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी सरकार पर किसानों और गरीबों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में किसानों की कर्ज माफी का फैसला किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में कई रैलियां की। अमित शाह प्रतापगढ़, कौशाम्बी और अमेठी में थे, जहां उन्होंने पहले 2 चरणों में बीजेपी की जीत का दावा किया। उनके निशाने पर एसपी, बीएसपी और कांग्रेस रहे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पार्टी को जीत दिलाने के लिए एक दिन में कई रैलियां कर रहे हैं। कौशाम्बी में उन्होंने 2/3 बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने 15 सालों से एसपी, बीएसपी सरकारों को राज्य के पिछड़ेपन की वजह बताया। 15 साल से इस उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का जो क्रम चला है, उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर रख दिया है, बर्बाद कर रख दिया है। प्रतापगढ़ में अमित शाह ने दावा किया कि बीते 2.5 सालों में केंद्र सरकार पर कोई आरोप नहीं लगे, जबकि कांग्रेस शासन में हर कदम पर अनियमितताएं थीं। जगह घोटाले ही घोटाले किए। 12 लाख करोड़ रुपया देश का एक कांग्रेसी खा गए हैं और राहुल बाबा कहते हैं हम यूपी का विकास करेंगे। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश को विकास का मॉडल बनाने का दावा किया। उनके भाषणों में मायावती कम और अखिलेश राहुल की जोड़ी ज्यादा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 3 जिलों में रैलियां की। समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले मैनपुरी में उन्होंने पार्टी के भीतर चल रही उठापटक पर सफाई दी। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने कुर्सी के लिए नहीं बल्कि पार्टी को बचाने के लिए सख्त कदम उठाए।
अखिलेश यादव ने मैनपुरी की रैली में कहा कि समाजवादी पार्टी आज भी मुलायम सिंह यादव की पार्टी है। मैनपुरी में पुराने समाजवादियों को लुभाने के लिए उन्होंने एकजुट होकर चुनाव में साइकिल का बटन दबाने की अपील करी। उन्होंने ये भी आशंका जताई कि पार्टी के दूसरे गुट के लोग कुछ सीटों पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश में जुटे हैं। यहाँ तो नहीं कुछ कर रहे होंगे, हो सकता है बगल की विधानसभा में गड़बड़ कर रहे हो। इसलिए ये चुनाव साइकिल का है और चुनाव हमारा भी है, क्योंकि हमें भी तो मुख्यमंत्री बनना है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में फिर से सरकार बनते ही वो रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे और पुलिस सेवा में भर्ती की प्रक्रिया को आसान बनाएंगे। अखिलेश यादव ने एक बार फिर एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के विकास में मील का पत्थर करार दिया। आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसी सड़क है, जिस तरह लोग जीटी रोड को याद रखते हैं, वैसे ये समाजवादी पार्टी की बनाई हुई सड़क अगले 200 साल, 300 साल, 400 साल तक लोग यही याद करते रहेंगे कि हाँ, समाजवादियों ने कोई सड़क बनाई है। उन्होंने दावा किया कि बीते 5 साल में प्रदेश की तरक्की के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने कई कदम उठाए हैं। अखिलेश यादव ने भरोसा जाहिर किया कि मौजूदा चुनाव में वो फिर से भारी बहुमत से जीतकर सरकार बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज 3 जनसभाओं को संबोधित किया। राहुल गांधी सीतापुर, हरदोई और उन्नाव में थे। अपने भाषणों में उन्होंने नोटबंदी और काले धन समेत कई मुद्दों पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री की आलोचना की। राहुल गांधी अपनी हर रैली में नोटबंदी का मुद्दा उठा रहे हैं। सीतापुर में एक बार फिर उन्होंने नोटबंदी पर प्रधानमंत्री की जमकर आलोचना की। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर बड़े उद्योगपतियों के पक्ष में नीतियां बनाने का आरोप लगाया। आप मुझे बताओ, हिंदुस्तान के अमीर लोगों से कौन सा दिखाई दिया आपको? मुझे तो उस लाइन में सिर्फ किसान दिखाई दिया, मजदूर दिखाई दिया, बेरोजगार युवा दिखाई दिया, मिडिल क्लास के लोग दिखाई दिए, छोटे दुकानदार दिखाई दिए। क्या ये भ्रष्ट है? क्या ये चोर है? राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री लोगों पर भरोसा नहीं करते। उन्होंने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर भी चुटकी ली। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को प्रदेश के युवाओं के हित में बताया। उन्होंने युवाओं से गठबंधन को जीत दिलाने की अपील की। उत्तर प्रदेश में एक नए तरीके की सरकार बनाना चाहते हैं, युवाओं की सरकार बनाना चाहते हैं, आप सबकी सरकार बनाना चाहते हैं। एक ऐसी सरकार जो आपकी बात सुनकर, आपके दिल में जो है उसको सुनकर, उसको समझकर उत्तर प्रदेश के लिए काम करे। राहुल गांधी ने सरकार बनने पर युवाओं के लिए फ्री कोचिंग और किसानों और बुनकरों के लिए बेहतर नीतियां बनाने का भी दावा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में पहले 2 दौर में हुई बम्पर वोटिंग को हर पार्टी अपने हित में मान रही है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी सबका दावा है कि बड़ी तादाद में मतदान के लिए पहुंचे लोग असल में उनके ही मतदाता हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 140 सीटों पर मतदान हो चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतदान खत्म होने के बाद अब ये सिलसिला बुंदेलखंड की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन 2 चरणों में हुई झमाझम वोटिंग को राजनीतिक पार्टियां अपने अपने पक्ष में बता रही हैं, ताकि आगे के चरणों में बढ़त हासिल कर सकें। बीजेपी का दावा है कि लोग समाजवादी पार्टी सरकार से नाराज होकर वोट डालने निकल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश से कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पबद्ध है। लोग उत्साहित है, युवा उत्साहित है, और ये जो आप मतदान देख रहे हैं, ये धीरे धीरे करके एक आदि का रूप लेगी और 300 के पार भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था, उस लक्ष्य को हम हासिल करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी का दावा अलग है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठजोड़ इसे केंद्र की गलत नीतियों के खिलाफ वोटिंग मान रहा है। गठबंधन का मानना है कि लोग नोटबंदी से नाराज हैं और उत्तर प्रदेश में वो बीजेपी को शिकस्त देना चाहते हैं। लोगों को नोटबंदी के खिलाफ कितना गुस्सा है, लोग कितने नाराज हैं नोटबंदी से। और ये दूसरे चरण का मतदान था, इसके पहले चरण के मतदान में भी लगभग 65% मतदान हुआ। सवाल यह है कि यही एक माध्यम है कि लोग अपना गुस्सा उतारें जिनसे वो नाराज हैं। आज सबसे बड़ी नाराजगी है तो केंद्र सरकार से है, नरेंद्र मोदी जी से है। बहुजन समाज पार्टी भी पहले 2 दौर की वोटिंग से काफी उत्साहित है। पार्टी का दावा है कि इन 2 चरणों में लोगों ने बड़े पैमाने पर हाथी का बटन दबाया है और आगे भी पार्टी के पक्ष में लोग लामबंद होते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यही दावा किया है। उन्होंने कहा कि पहले 2 दौर के मतदान में बीएसपी को सीधा फायदा मिला है।
मुझे ये बताते हुए प्रदेश की जनता को यह अति प्रसन्नता हो रही है कि इन दोनों चरणों में अधिकांश विधानसभा की सीटों पर बीएसपी के ही उम्मीदवार चुनाव जीतने वाले हैं। अर्थात इन दोनों चरणों में बहुजन समाज पार्टी पहले नंबर पर रहेगी, जिसके आधार पर अब मैं पूरे यकीन के साथ ये कह सकती हूँ कि बाकी बचे चरणों में भी बहुजन समाज पार्टी ही आगे रहेगी और इस बार हर हालत में हमारी पार्टी अकेले अपनी पूर्ण बहुमत की ही सरकार बनाने वाली है। और हमारे सहयोगी रविंद्र सिंह शौरान इस वक्त कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, कानपुर उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे देश का एक बहुत बड़ा औद्योगिक इलाका कहा जाता था, खासकर चमड़े का उद्योग और बाकी जो छोटे उद्योग हैं, लेकिन वहां पर औद्योगिक स्थिति फिलहाल क्या है और लोग किस तरह से क्या संतुष्ट हैं सरकारों के कामकाज से, उनके रोजगार को लेकर? जी दीपक, देखिए एक जमाने में ईस्ट ऑफ मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध कानपुर शहर जो है, इसको जाना जाता था चमड़े और टेक्सटाइल के व्यापार की वजह से। सैकड़ों यहाँ पर, माफ कीजिए, सैकड़ों यहाँ पर फैक्ट्रियां थी जो चमड़े का काम करता जहां पर होता था, और इसके अलावा टेक्सटाइल का एक बड़ा उद्योग था, कागज का यहाँ पे बड़ा कारोबार होता था। लेकिन आज धीरे धीरे जिस तरीके से देख रहे हैं तो कारोबार में कमी आई है, फैक्ट्रियां यहाँ पर काफी बंद हो गई हैं, कुछ ने पलायन कर लिया है। उसके अलग अलग वजह जो है अलग अलग तरह के लोग बता रहे हैं, लेकिन उसका सीधा खामियाजा जो है वो यहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। उसकी वजह से यहाँ पर पलायन बढ़ गया है, रोजगार के साधन घट गए हैं, यहाँ की इकोनॉमी पर उसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ा है। ये तमाम मुद्दे हैं जो यहाँ की जनता चाहती है कि इस चुनाव में जिनका सीधा सरोकार जनता से है, और यहाँ की जनता का कहना है कि जो इन मुद्दों को ठीक तरीके से हैंडल कर पाएगा, जो इनका चुनाव जीतने के बाद इनका निदान कर पाएगा, उस आदमी को यहाँ से चुनाव जीतना चाहिए और उसी की सरकार यहाँ पर बननी चाहिए। एक जमाना था जब यहाँ पर देश विदेश से लोग आते थे कारोबार करने के लिए, पूरे देश के लोग यहाँ पर रोजगार प्राप्त करते थे, लेकिन आज यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। साथ ही साथ यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आधारभूत ढांचा है, चाहे वो सड़क की हालत हो, बिजली की हो, पानी की हो, वो भी चरमराई हुई फिलहाल दिख रही है। और जो देहाती इलाका कानपुर शहर का है, या जिस कानपुर का जो इलाका है, उसमें पानी की एक बड़ी भारी समस्या यहाँ पर बन के उभरी है। हैंडपंप जो है उनमें, अगर किसी गांव में 30 हैंडपंप जी रविंद्र, ये तो कर रहे हैं, जी सड़क वहां पर पहुंचने जी, ये तो बात खराब स्थिति, ये तो वहाँ के रोजगार की स्थिति भी यहाँ पर खराब, ये तो वहाँ के बुनियादी मुद्दे हुए। शिक्षा का सवाल है। जरा अब राजनीति के बारे में थोड़ा हम समझाइए कि कानपुर जो इलाका है वहां पर राजनीतिक स्थिति क्या है, किस पार्टी का दबदबा रहा है और फिलहाल क्या कुछ वहां पर रुझान दिखाई दे रहे हैं? जी देखिए, कानपुर अगर हम बात करें, इसमें 10 विधानसभा क्षेत्र हैं दीपक, और 10 में से इस बार 6 सीट पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, 4 सीट पर जो है समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में है। बीजेपी तमाम 10 सीटों पर यहाँ पर अपना भविष्य आजमा रही है, और बहुजन समाज पार्टी भी सारी सीट पर चुनाव लड़ रही है। पूर्व में हमने देखा कि जो है बीजेपी के यहाँ 2014 में सांसद मुरली मनोहर जोशी बने थे, उसके 2014 और 2009 में 2009 और 2004 में लगातार 2 बार कांग्रेस पार्टी यहां से लोकसभा का चुनाव जीती थी। तो एक किस्म से कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी का यहां पर अच्छा खासा होल्ड है, बीजेपी को और दूसरी पार्टियों को लगातार हराती रही है। लेकिन इस बार जब समीकरण अलग हो गया है, गठबंधन बन गया है, तो जो पिछली बार तीसरे और चौथे नंबर पे भी जो पार्टियां रही थी, उनका भी वोट बैंक अगर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ जाता है तो यहाँ के पूरे समीकरण सत्ता का जो है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ क्योंकि तीसरे दौर के मतदान जो है, जिसमें कानपुर के साथ के इलाके जो है, चाहे वो इटावा हो, मैनपुरी, कन्नौज हो, वहां पर एक लंबे अरसे से समाजवादी पार्टी का जो है काफी होल्ड रहा है, उसको बेस्टियन माना जा रहा है। और इस बार बदले समीकरण में किस पार्टी का क्या किस तरह का वहां पर परफॉर्मेंस रहता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल शुक्रिया रविंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का मानना है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन 300 के आंकड़े को पार करेगा। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बीजेपी की कई मुद्दों पर कड़ी आलोचना की। गुलाम नबी आजाद ने दावा किया कि पहले 2 चरणों पर रुझान उनके पक्ष में है और आगे की राह कांग्रेस के लिए और आसान होगी। उन्होंने प्रियंका गांधी के प्रचार में उतरने के सवाल पर कहा कि वो अमेठी और रायबरेली में ही पार्टी के लिए प्रचार करेंगी। As far Amethi and Raebareli is concerned, she will definitely be in Raebareli and Amethi because that is not the beginning of the election. That's almost the 6th phase. So there's a lot of time. But insofar her involvement with the party and in the party
is concerned, that involvement has been right from the beginning. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश सरकार पर बीजेपी के खिलाफ सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल से चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रदेश के डीजीपी और मुख्य सचिव को तुरंत हटाने की मांग चुनाव आयोग से की है। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के द्वारा समाजवादी पार्टी को थाने से लेकर के जिले से एसएसपी से लेकर के डीआईजी आईजी तक का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है और समाजवादी पार्टी के गुंडों अपराधियों को बूथ कब्जा करने वालों को मदद करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं चुनाव आयोग से पुनः मांग करता हूं कि आप बाकी के 5 चरणों के लिए वर्तमान डीजीपी को, वर्तमान मुख्य सचिव को अविलंब हटाया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अब नामांकन भरने का काम खत्म हो गया है। 7वें और आखिरी दौर के लिए 9 फरवरी से उम्मीदवार पर्चे भर रहे थे। इस दौर की 40 सीटों के लिए चुनाव आयोग नामांकन पत्रों की जांच 17 फरवरी को करेगा। 20 फरवरी तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं, जबकि 8 मार्च को 7वें दौर का मतदान होना है। दूसरी तरफ छठे दौर की 49 सीटों पर नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो चुकी है। उम्मीदवार 18 फरवरी तक नाम वापस ले सकते हैं, जबकि 4 मार्च को छठे दौर की वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश में 2 दौर का मतदान हो चुका है, जबकि बाकी 5 चरणों के लिए प्रचार चरम पर है। प्रदेश की सभी सीटों के लिए मतगणना 11 मार्च को होगी। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के 3 गांवों में इस बार राजनीति बेहद गर्म है, लेकिन यहां गर्द गुबार राजनीतिक पार्टियों के लिए नहीं उड़ रहे। गांव के लोग बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर नाराज हैं। ये है औरैया जिले के भरतौल पंचायत की तस्वीरें। पंचायत में 3 गांव हैं और तीनों बेहाल। मुख्य सड़क से नीचे उतरते ही सड़कें विकास के दावों की कलई खोलकर रख देती हैं। सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। इस वक्त तो मिट्टी सूखी हुई है, लेकिन बरसात में यहाँ आना जाना दूभर हो जाता है। लोग कामकाज को बाहर नहीं जा पाते और बच्चे स्कूल जाने से कतराते हैं। बहुत दूर तो स्कूल है, गांव में स्कूल भी नहीं है और जाते हैं बहुत खराब रास्ता है और रास्ते में साइकिल भी टूट सकती है, गिर सकती है, इसलिए हमको कभी कभी बरसात में बहुत दिक्कत होती है, स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। बरसात में इतनी दिक्कत है और अभी तो स्कूल भी नहीं जाते, इसी वजह से रोड थक जाते हैं। कच्ची रोड है यहाँ की। तो सड़क बनाने के लिए गांव वालों ने कई बार जिला प्रशासन और विधायक को अर्जी दी, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पार। जब लोगों का सब्र जवाब दे गया तो उन्होंने फैसला किया कि वो इस चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। गांव में जगह जगह बैनर और पोस्टर टंगे हैं, जिनमें साफ लिखा है कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। अपनी बहनों की हम शादी करना चाहें तो यहाँ बारात लाने से मना करते हैं। वो बारात लाना नहीं चाहते, उसका कारण यही है कि भाई रोड नहीं है, तो यहाँ तक इतना 5 किलोमीटर वो पैदल इतना सब ढो के नहीं आएंगे। और ये नेता जितने भी आते हैं वो यही कहते हैं कि हम आपका रोड बनवा देंगे और वोट डाल दीजिए। वोट डाल देते हैं, उसके बाद चले जाते, भूल जाते हैं और फिर से उनको याद आता है जब वोटिंग के समय आता है। लेकिन इस बार भरतौल के लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। उनका मानना है कि वो मतदान के खिलाफ नहीं है, लेकिन सड़क की तरफ सरकार का ध्यान खींचने के लिए उनके पास अब कोई चारा नहीं बचा। 20 साल से हम लड़ रहे हैं इसी संविधान का उपयोग करते हुए कि हम इससे लड़ेंगे, सांसद से लड़ेंगे, विधायक से लड़ेंगे, सबसे लड़के देख लिया, नतीजा 0 रहा। तो इसका विकल्प यही निकाला कि अब की बार हम लोग वोट नहीं करेंगे। शायद इससे कुछ अगर अच्छा नहीं होगा तो बुरा भी नहीं होगा। चुनाव आयोग की टीम जब गांव में पर्चा बांटने पहुंची तो लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर उन्हें ज्ञापन सौंप दिया। पर्ची मैंने आज बांटी, वो किसी ने ली नहीं, केवल 1 लोगों को मैंने पर्ची दे पाई, राजेंद्र चनो गेंदालाल अटाकी मड़ैया, तो वो ले गए और थोड़ी देर में वापस कर गए। जिला प्रशासन को पूरे वाकये की खबर है और वो इस उम्मीद में है कि गांव वालों को वोटिंग के लिए वो मनाने में कामयाब रहेंगे। जिस काम के लिए वो आज के लिए मांग कर रहे हैं, वो भी यदि वो लोग सही सोच समझ के मतदान करेंगे तो जरूर उनको आगे जाके उनको जरूर प्राप्त भी हो सकती है। औरैया विधानसभा सीट पर तीसरे दौर में 19 फरवरी को वोटिंग होनी है और ऐसे में गांव वालों की मुहिम से चुनाव आयोग के कान खड़े हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनावी माहौल है और एक बार फिर धार्मिक नगरी अयोध्या चर्चा में है।
यहाँ राम मंदिर का मुद्दा यूं तो जनता के लिए खास मायने नहीं रखता, लेकिन जैसे जैसे चुनाव जोर पकड़ रहा है, मंदिर को लेकर राजनेताओं के बयान आने लगे हैं। बीजेपी ने घोषणा पत्र में मंदिर का जिक्र किया है। अयोध्या में मंदिर निर्माण हर चुनाव में मुद्दा बनता आया है, लेकिन इस बार तस्वीर दूसरी है। यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे तो पता चल जाएगा कि अब लोग मंदिर मस्जिद पर चर्चा की बजाय सड़क, गंदगी और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं की बाट जोड़ रहे हैं। यहाँ की जनता में नेताओं के वादा खिलाफी से काफी नाराजगी है। जितने भी आज तक चुनाव लड़े हैं, जितने भी नेता हुए हैं, लड़ते तो अयोध्या के नाम पर हैं, लेकिन अयोध्या के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। मंदिर मस्जिद का मसला उठाते हैं, लेकिन उससे पहले अयोध्या का विकास होना चाहिए। विकास चाहते हैं और क्या, जैसे कि सड़क हुआ, नाली हुआ, यहाँ पे सफाई के नाम पे कुछ नहीं है। ये साफ है कि मंदिर और मस्जिद मुद्दे पर विकास की दरकार ज्यादा भारी है। धार्मिक नगरी होने के बावजूद भारी तादाद में लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन विडंबना ये है कि सुविधाओं की कमी और गंदगी के चलते अयोध्या कभी पर्यटक स्थल के रूप में विकसित नहीं हो पाया। एक नजारा सरयू नदी का भी देखिए। शवों को जलाने से लेकर टनों कूड़ा फेंकने से नदी और सैलानी दोनों का दम घुट रहा है। आस्था के चलते अयोध्या में देशी नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक आते हैं, लेकिन अयोध्या के मंदिर परिसर की सड़कों से लेकर यहाँ घाटों की गंदगी उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करती है। प्रभु श्री राम की नगरी है, यहाँ बहुत स्वच्छ और सफाई होनी चाहिए। आप पीछे हमारे भी देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह के रोज कम से कम 2-4 टन कचरा इकट्ठा होते हैं, लेकिन इसको शासन और प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है। राम भगवान की सफा होना चाहिए। हर भक्तों मन आता है, उसमें थोड़ा ये गंदे से थोड़ा तकलीफ होती है। लोगों का आरोप है कि नेताओं को विकास से कोई लेना देना नहीं है। 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से ये सीट छीन ली थी। 1991 के बाद से लगातार 5 चुनावों में इस पर बीजेपी का कब्जा था। इस बार समाजवादी पार्टी के तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे फिर से मैदान में हैं, तो बीजेपी ने व्यापारी वेद प्रकाश गुप्ता और बीएसपी ने बज़मी सिद्दीकी को उतारा है। अयोध्या को हमेशा विवाद में लाने का काम, अयोध्या की शांति और व्यापार को और पर्यटन को चौपट करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन इन 5 सालों में हम लोगों ने अयोध्या को सुंदर बनाने का काम, पर्यटन के रूप में विकसित करने का काम, 15 करोड़ रुपए की लागत से एक बहुत बड़े भजन स्थल का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। अयोध्या के लोगों को, व्यापारियों को रोजगार, अयोध्या में पर्यटन और उसकी दृष्टि से वहाँ का विकास, इसी सब को लेकर मैं इस चुनाव में मुद्दा बना के उतर रहा हूँ। फैजाबाद लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभाओं में अयोध्या की स्थिति हमेशा से खास रही है। 3,16,722 मतदाता वाले इस क्षेत्र में 5वें चरण के तहत 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और अब बात मणिपुर की। मणिपुर में दूसरे दौर के लिए नामांकन का काम पूरा हो गया है। प्रदेश की 22 सीटों के लिए 9 फरवरी से ही जोर शोर से नामांकन पत्र भरे जा रहे थे। 17 फरवरी को दूसरे दौर के लिए चुनाव आयोग नामांकन पत्रों की जांच करेगा, जबकि 20 फरवरी तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। दूसरे दौर की सभी सीटों पर 8 मार्च को मतदान होना है। इसके अलावा पहले दौर की 38 सीटों पर चुनाव आयोग ने नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा कर लिया है। 18 फरवरी तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं, जबकि 4 मार्च को सभी 38 सीटों पर मतदान होगा। 11 मार्च को बाकी 4 राज्यों के साथ मणिपुर के भी चुनाव नतीजे घोषित किए जाएंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।